नमस्कार दोस्तों। शहंशाह किससे डर गया? शहंशाह चीन से डर गया, शहंशाह अमेरिका से डर गया, शहंशाह पश्चिमी देशों से डर गया, या शहंशाह अपने अदानी के बिजनेस के लिए डर गया, या शहंशाह चुनाव से डर गया, जनता से डर गया? शहंशाह किससे किससे डर गया है? शहंशाह इतना डर गया कि अल्पसंख्यकों पर बुलडोजर चला रहा है। शहंशाह इतना डर गया कि संविधान को माथे पर लगा रहा है। और शहंशाह इतना डर गया कि अदालतों से आदेश करा रहा है कि महाराष्ट्र बंद मत करो। और शहंशाह इतना डर गया कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के गठबंधन पर सवाल उठाने लगा। शहंशाह तो इतना डर गया है कि वो हर जगह भागता नजर आ रहा है। जी हां, कमोबेश यही हुआ है। नरेंद्र मोदी क्यों गए यूक्रेन की यात्रा पर? यह सवाल बड़ा है। यूक्रेन जाने की वजह क्या है? क्या चाइना का दबाव है? क्या अमेरिका का दबाव है? क्या पश्चिमी देशों का दबाव है? क्यों? क्योंकि पहला स्टैंड भारत ने लिया कि रसिया के साथ खड़ा हुआ। रसिया के साथ उसने चीन से भी ज्यादा तेल खरीदा और रसिया की इकोनॉमी में सहयोग दिया। बदले में अडानी को वहां बिजनेस मिला, अंबानी को वहां बिजनेस मिला। अंबानी ने वहां से इतना तेल खरीदा कि वो तमाम सारे दूसरे देशों को दे रहे हैं। भारत सरकार को उतना फायदा नहीं है जितना अंबानी को फायदा है, अडानी को फायदा है। एक चीज। दूसरी, यूक्रेन क्यों गया? क्योंकि अडानी का जो विल्मर है, जो कंपनी है, वो कंपनी का पूरा धंधा, सूरजमुखी और सारी चीजें, वो यूक्रेन से चलता था। वो परेशानी में है तो उसलिए गया। उसके धंधे को और दूसरे और ठेके होने हैं वहां पर, अभी उसके लिए काम करने के लिए गया। या चाइना ने ऐसा दबाव डाला कि चाइना के डर के कारण अब वो यह दिखाने गया कि हम यूक्रेन के साथ एक बार खड़े होंगे तो हमसे समझौता करने की बात होगी, रसिया दबाव डालेगा चाइना पर, और इसलिए गया। या अमेरिका को खुश करने के लिए, क्योंकि अमेरिका से जो रक्षा सौदे हो रहे हैं, बार बार चीजें खरीदी जा रही। जब राफेल आ रहा था तो याद होगा आपको कैसे कहा गया, चाइना डर गया, ये हो गया, वो हो गया। और हुआ क्या? चाइना ने हमारी 5,000 वर्ग किलोमीटर जमीन कब्जा कर ली, हमारे यहां घुस करके हमारे 20 सैनिकों को मार डाला, तमाम गांव बसा लिए, तमाम पुल बना लिए, तमाम दूसरी और चीजें बना ली। तो जिस तरीके से चाइना ने किया, वो अपने आप में इस बात का संदेश है कि वो लगातार चाइना के आगे सरेंडर सा दिखाई देता है। और हालत यह है कि भारत का चाइना के साथ व्यापार घाटा इतना ज्यादा बढ़ गया, इतना ज्यादा बढ़ गया कि भारत तंगाली में है, हम नुकसान में है लगातार। और जब यह हालत हो तो निश्चित रूप से सवाल होता है, सवाल यह भी उठता है कि हमने किस तरह से तमाम देशों के आगे सरेंडर कर रखा है। और जब हमने सरेंडर कर रखा हो तो निश्चित रूप से आता है कि हम कैसे देश हैं। हम कहते हैं हम दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाले देश हैं, हम मदर ऑफ डेमोक्रेसी है और न जाने क्या क्या। असलियत यह है कि हम आज नरेंद्र मोदी सरकार में डरपोक देश बन गए हैं। उसके बाद दूसरी चीज देखिए आप कि डर इतना है कि जब चुनाव आयोग ने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनावों की तारीखें तय कर दी तो इतना डर गए कि हरियाणा के बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। चूंकि जिस दिन चुनाव मतदान होना है उस दिन के आसपास के दिनों में छुट्टियां हैं, तो ऐसी स्थिति में चुनाव की तिथि बदल दी जाए, क्योंकि लोग छुट्टी में घूमने निकल जाते हैं तो वोटिंग कम होगी। अरे भाई,
छुट्टी होगी तो और आराम से वोटिंग करेंगे, क्यों निकल जाएंगे? गांव घरों वाले लोग नहीं निकलते हैं, ये शहरू वो निकलते हैं। और अच्छा है, क्योंकि हरियाणा के आधे से ज्यादा लोग पंचकुला और चंडीगढ़ में नौकरी करते हैं, और जो यहां नौकरी करते हैं वो आ जाएंगे, और जो दिल्ली एनसीआर में नौकरी करते हैं वो आ जाएंगे, कुछ और दूर के उसमें होंगे वो भी वोट डालने आ जाएंगे। तो मतदान ज्यादा हो जाएगा कम की बजाय। लेकिन उन्हें यह डर है। क्यों डर है? असल में भाजपा के लोग वो उन्हें 10 साल में हरियाणा का बेड़ा गर्क किया है। हरियाणा में ना कोई नया इंस्टीट्यूट मिला, ना कोई हॉस्पिटल मिला, ना कोई मेडिकल कॉलेज मिला, ना कोई स्टेडियम मिला, ना कोई ऐसी चीज नहीं मिली जिसको वो बखान कर सके। उल्टा सब कुछ बर्बाद हुआ है। चाहे राजीव गांधी एजुकेशन सिटी हो, बर्बाद हो गया, शिक्षा बर्बाद हो गई, हजारों स्कूल बंद हो गए, तमाम जगह स्थिति है, ड्रॉप रेट बढ़ गया। उसके अलावा मेडिकल कॉलेजेस बनाए तो एक भी नहीं, जो पिछली सरकारों में बने थे उन्हीं में फीस इतनी बढ़ा दी कि बच्चे अब वहां से जो निकल के आएंगे, जिनसे हम सेवा की उम्मीद करते थे, वो आके तो अब लूटने का काम करें। और इसके अलावा न कोई इंडस्ट्री लगी, न कुछ लगा। इंडस्ट्री के नाम पे प्रोग्राम किया, बड़े बड़े प्रोग्राम किए 5 स्टार होटल्स में, आया कोई नहीं, उल्टा पलायन हो गया। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हरियाणा में वो बर्बादी हुई है। किसान मरता मरता जा रहा है। 750 किसान उस हरियाणा की ही सीमा में मरा, और लगातार आज भी उसी की सीमा पे बैठा हुआ, जहां पर अब तक 65 किसान मर चुके हैं पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर। तो आप इससे समझ सकते हैं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई जगह नहीं बची। तो अब कोई नया सगुफा बनाने के लिए तारीख बदल दो, यह डर है। जम्मू कश्मीर में जब राहुल गांधी जाते हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ समझौता करते हैं और तय करते हैं कि कैसे हम चुनाव लड़ेंगे, उस मुद्दे पे लड़ेंगे जो वहां के लोगों के मुद्दे हैं। बेरोजगारी है मुद्दा, पर्यटन के नाम पे झूठ बोला गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे पूरे राज्य को बेचा गया है, मिनरल्स बेचे गए, दूसरी और चीजें बेची गई, सब बर्बाद किया गया है। और जब सब बर्बाद किया गया हो, स्टेटहुड तक छीन लिया गया हो, तो उन सब के हक के लिए लड़ाई लड़ेंगे। और उस लड़ाई के लिए जब उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस से समझौता हो गया, जो कि ना हो इसके लिए बड़े समय से प्रयास चल रहा था, तब परेशान हो गए। तब अमित शाह सवाल पूछते हैं राहुल गांधी से, आदित्यनाथ पूछता है सवाल, और तमाम सारे लोग पूछते हैं। अरे भैया, सवाल तो वो पूछेंगे कि बर्बाद तुमने किया है, तुमने किस तरीके से झूठ बोला। जब 370 के कुछ उपबंध हटाए तो कहा यह हमने हटा दिया, जबकि 370 आज भी कायम है, उसके कुछ क्लॉजेस खत्म हुए। आप याद करिए, जब देश आजाद हुआ था तब समझौते के तहत वहां प्रधानमंत्री होता था, लेकिन धीरे 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 नेहरू ने जाते जाते यह स्थिति करी कि उनसे सारी चीज मनवा ली। हमारा चुनाव आयोग, हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारे और तमाम सारे कानून, हमारी व्यवस्थाएं सब वहां लागू हो गए, और फिर प्रधानमंत्री के पद को मुख्यमंत्री कर दिया। इतना तो नेहरू ही कर गए थे। उसके बाद की सरकार उन्होंने इसी तरह से अनुच्छेद 370 के क्लॉजेज हटाए हटाए हटाए, और अब 4 रह गए थे, उनमें से 2 आपने हटा दिए। तो भी है, यह स्थिति है। सिर्फ आपने उन लोगों का जो प्राकृतिक सांस्कृतिक संरक्षण की धाराएं थी, उनके रोजगार के संरक्षा की थी, वो छीन ली, और वहां बाहरियों को हक दे दिया, जिससे वो आके यहां की संपत्ति पे कब्जा करें, यहां की नौकरियों पे कब्जा करें, और सब चीजों पे कब्जा करें। तो यह काम आपने किया है। आपने वहां ठेके पट्टे सब विदेशी कंपनियों को और अडानी अंबानी को दिला दिए। तो यह आपने काम किया है। नफरत के बीज बोए हैं, बर्बादी में ढकेला है। तो यह किया, इसलिए आपको डर लगता है। उधर आपको डर लगता है जब छोटी छोटी बच्चियों के साथ भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी के स्कूल में यौन शोषण होता है, महाराष्ट्र में ठाणे में। उसके खिलाफ जब महाआघाड़ी यानी शिवसेना, कांग्रेस, एनसीपी, ये सारे मिलके
महाराष्ट्र बंद का आह्वान करते हैं तो आप आरएसएस कैडर से जो व्यक्ति वहां पर चीफ जस्टिस बना है उसका लाभ लेकर के आप हाई कोर्ट से ऑर्डर कराते हैं कि नहीं यह तो नहीं होगा, महाराष्ट्र बंद नहीं हो सकता। बहरहाल कोई बात नहीं, वहां की जनता कर रही थी तो क्या आप कर लेंगे। आप यह साजिश रचते हैं जबकि आपने कोलकाता के नाम पे पूरे देश में अस्पताल तक बंद करवा दिए और सब कुछ बंद करा दिया। हालत यह है, गरीब गुरबा तो मरते मरा है। इस हड़ताल में कितने लोग मरे इसके आंकड़े निकाल लीजिए। सिर्फ इस कारण से नफरत फैलाई गई और सब कुछ किया गया। एक रेप है, दूसरे बच्चियों से जो रेप हो रहे हैं वो रेप नहीं है। रेप तो रेप है चाहे जहां हो। आप एक उदाहरण देख लीजिए, असम में एक बच्ची के साथ में रेप किया एक लड़के ने, बाद में पुलिस के साथ जाते वक्त भागते वक्त वो आत्महत्या कर लेता है पानी में कूद के, और जब आत्महत्या कर लेता है तब वहां के गांव के सरपंच जो मुस्लिम होते हैं वो कहते हैं इस लड़के को हमारे पूरे गांव की सीमा में कहीं हमारे कब्र में दफन नहीं किया जाएगा, और वो यह नहीं करने देते, कहते हैं इससे पापी है। यह सीखना चाहिए आपको। लेकिन आप तो बुलडोजर संस्कृति वाले हो। आप जाके हाजी शहजाद अली के घर पे छतरपुर में बुलडोजर चलाओगे, आप उनको मारने का काम करोगे। आप जिस तरह से साजिश रचोगे नफरत में से, क्यों वो मुस्लिम है, मुस्लिमों से आपको डर लगता है तो आप वहां पर बुलडोजर चलाओगे। बहरहाल कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है। उनका आपने 25 करोड़ रुपए का घर तबाह कर दिया, लाखों रुपए की गाड़ियां, उनकी जो है सारी गाड़ियां मिला के करोड़ों की पड़ेंगी, वो सब आपने तबाह कर दी, सब कुछ बर्बाद है। 7 साल से घर बना हुआ, और इतना आलीशान उन्होंने जो घर बनाया था वो उसमें वो सारे टैक्सेस देते थे, उसका जो है पूरे कनेक्शन आपने एनओसी के आधार पे दिए थे, सब कुछ आप ही ने दिया। अब आप उसे अवैध अचानक बताने लगोगे, कोई नोटिस नहीं, कोई कुछ नहीं, जबकि सारी रजिस्ट्री है, सब कुछ है। और उनका कसूर क्या है कि मोहम्मद साहब को कोई गाली देगा वो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की एप्लीकेशन लेके जाएंगे तो साहब उनके साथ बदतमीजी होगी। वो तो चुपचाप चले आए, लेकिन लोग गुस्सा हो गए जो समर्थक थे, उन्हें गुस्सा आया कि आप इस तरह से कर रहे हो। वो मोहम्मद साहब के लिए कर रहे तो शहजाद अली ने कहा ऐसे 100 घर कुर्बान हमारे नबी के लिए, उनसे बड़ा हमारे लिए कुछ नहीं। बहरहाल आज शहजाद के साथ में प्रियंका गांधी भी खड़ी हैं, मल्लिकार्जुन खड़गे भी खड़े हैं, और अब उन दोनों के बोलने के बाद में पूरी कांग्रेस खड़ी हो गई। शहजाद अकेले नहीं, उनके साथ हर लोकतंत्र प्रेमी खड़ा है, और वह खड़ा है जो मोहब्बत की दुकान खोलना चाहता है। तो यह एक सत्य है। राहुल गांधी इन्हीं सारे विषयों को एड्रेस करते हैं, और वो आज प्रयागराज जाते हैं और कहते हैं कि 90% का इस देश की व्यवस्था में कोई योगदान नहीं है। जिस तरीके से उसके साथ शोषण हुआ है, जिस तरीके से उसको अलग किया गया है। आपने कभी मीडिया में मोची का इंटरव्यू देखा है? बस मेरे चैनल पे आ रहा है और किसी चैनल पे नहीं आ रहा। आप चाहे मोची हो, बढ़ाई हो, प्लम्बर हो, धोबी हो, कभी नहीं दिखेंगे, और ये देश को चलाते हैं लोग। और फिर मीडिया में कहते भैया मोदी जी गले लग गए, सुपर पावर बन गया। कभी वो यूक्रेन भागेंगे, कभी रूस भागेंगे, वो कभी गले लगेंगे, और फिर भैया सुपर पावर बन गया, सुपर पावर बन गया। मतलब कैसे बन गया? 90% लोग मतलब शामिल ही नहीं है उसमें, बेरोजगार हैं, भूख लग रही है। तो पूरा का पूरा मतलब डिस्कशन वही 10-15 लोगों में होता है, वही एंकर हैं, वही एक्सपर्ट हैं, वो 5-6 लोग हैं, वही बात बोलते रहते हैं एक दूसरे से, और बाकी हिंदुस्तान देखता रहता है। इसलिए ऐसे डिस्कशन बहुत जरूरी है कि भाई 90% क्या सोच रहा है, क्या हो रहा है, क्या इश्यूज हैं, क्या मुद्दे हैं। नरेंद्र मोदी तो शहंशाह की तरह से करते हैं, लेकिन
आपकी ताकत शहंशाह को डरा देती है और उसने डरा दिया है। इस कारण अब वो संविधान को माथे पे लगाने लगे हैं, जिस संविधान को वो खत्म करने जा रहे हैं। तो मेरे लिए राजनीतिक फायदे से ऊपर है जातिगत जनगणना, क्योंकि इसके द्वारा मैं उन सारे लोगों को वह लाभ देना चाहता हूं जिसके वो हकदार हैं, उन्हें न्याय देना चाहता हूं। इसीलिए वहां सभी ने उन्हें न्याय योद्धा कह के संबोधित किया। निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति की तो जरूरत है देश को। तो आज यह स्थिति है, आज यह स्थिति है कि भारतीय जनता पार्टी घबराई घूम रही है, नरेंद्र मोदी डरे घूम रहे हैं। नरेंद्र मोदी का डर हर पग नजर आता है, क्योंकि डरपोक को कितनी भी हवा भर दो, वो 56 नहीं 70 इंची सीना बता दे, लेकिन जैसे ही हवा निकलती है तो फिर फुस हो जाता है। तो वैसे ही नरेंद्र मोदी और भाजपा फुस हो गए हैं। जनता की ताकत उन्हें डरा रही है। जय